राजस्थान के रेतीले धोरों से निकली एक ऐसी बिजनेस कम्युनिटी जो देश की जीडीपी में लगभग 11% कंट्रीब्यूट करती है। रिपोर्ट्स की माने तो देश के टोटल बिलियनियर्स यानी कि अरबपतियों में से 42% इसी कम्युनिटी से आते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी कम्युनिटी की, जिसे हम मारवाड़ी कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। आखिर कैसे ये कम्युनिटी इतनी सक्सेसफुल है और क्यों लोग कहते हैं कि धंधा मतलब मारवाड़ी। कहते हैं ना, जहां बाकी लोग हालात से हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हीं हालातों से एम्पायर बना लेते हैं। यही वो सोच थी जिसने भारत की सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली बिजनेस कम्युनिटी को जन्म दिया, मारवाड़ी। आज भारत के लगभग 42% अरबपति इसी समुदाय से आते हैं। देश की जीडीपी में लगभग 11% का योगदान। स्टॉक मार्केट से लेकर सड़कों पर चलने वाली हर बड़ी कंपनी में कहीं ना कहीं एक मारवाड़ी सरनेम जरूर दिखेगा। बिरला, बजाज, गोयनका, पोद्दार, सिंघानिया, झुनझुनवाला, लोधा। पर सवाल यह है, आखिर कैसे राजस्थान के इस सूखे रेगिस्तान से निकले लोग पूरे भारत की इकोनॉमी पर राज करने लगे? कैसे सर्वाइवल की जमीन पर खड़े होकर उन्होंने सक्सेस की गाथा लिख दी? राजस्थान एक ऐसी भूमि जिसे लोग लैंड ऑफ किंग्स कहते हैं। यहाँ के राजपूतों ने तलवार से इतिहास लिखा और यहाँ के व्यापारियों ने तराजू से। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, जिसे मारवाड़ कहा जाता है, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और शेखावाटी, यही वह धरती थी जहाँ से मारवाड़ी कम्युनिटी की शुरुआत हुई। लेकिन ये धरती जितनी सुंदर थी उतनी ही कठोर भी। यहाँ की मिट्टी बंजर थी, बारिश अनिश्चित थी और पानी किसी खजाने से कम नहीं था। ऐसे माहौल में जीने के लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि समझदारी चाहिए थी। लोगों ने जल्दी समझ लिया कि अगर खेती से पेट नहीं भर सकता तो व्यापार से जरूर भरेगा। इसी सोच ने मारवाड़ के लोगों को बिजनेस की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने ऊन, अनाज, नमक, मसाले और कपड़ों का व्यापार शुरू किया। रेगिस्तान के ऊंटों के कारवां उनके जीवन का हिस्सा बन गए। वो कारवां जो दूर दूर के इलाकों में माल ले जाते और साथ लाते अनुभव, नेटवर्क और धन। शुरुआत में मारवाड़ी शब्द का मतलब था मारवाड़ का रहने वाला, लेकिन धीरे धीरे इस शब्द का अर्थ ज्योग्राफी से निकलकर आइडेंटिटी में बदल गया। अब मारवाड़ी का मतलब सिर्फ एक जगह का आदमी नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद व्यापारी, एक बुद्धिमान बिजनेसमैन। थॉमस टिम्बर्ग अपनी किताब द मारवाड़ीज फ्रॉम जगत सेठ टू द बिरलाज में लिखते हैं, द टर्म मारवाड़ी वॉज नॉट अबाउट कास्ट बट अबाउट अ कल्चर ऑफ कॉमर्स। यानी मारवाड़ी बनना किसी जाति का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक सोच का हिस्सा था। ऐसे हालातों में हजारों मारवाड़ी परिवारों ने अपना घर छोड़ा और भारत के अलग अलग हिस्सों की ओर निकल पड़े। कोई गया कलकत्ता, जहां ब्रिटिश एम्पायर का कमर्शियल हब था। कोई गया बॉम्बे, जो उस वक्त व्यापारियों के लिए नया बाजार बन रहा था। कुछ लोग पहुंचे मद्रास, तो कुछ ने अपनी दुकानें बर्मा, श्रीलंका और नेपाल तक फैला दी। इनके पास ना जमीन थी ना फैक्ट्री, बस एक पूंजी थी, ट्रस्ट और डिसिप्लिन। मारवाड़ीज जहां भी गए अपने साथ एक वैल्यू सिस्टम लेकर गए, ईमानदारी, बचत, सादगी और व्यापारिक बुद्धिमत्ता। साल था 1556। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था एक बादशाह, नाम था अकबर। भारत का साम्राज्य फैल रहा था और उसके साथ बढ़ रही थी खजाने की जरूरत क्योंकि हर युद्ध, हर दरबार, हर इमारत धन से ही चलती थी। लेकिन सवाल था, यह धन आएगा कहां से? युद्ध जीतने से सोना नहीं बनता, उसे कमाने के लिए चाहिए होते हैं व्यापारी, फाइनेंसर्स और कारोबारी दिमाग। और यही वो जगह थी जहां मारवाड़ी बनियाज की एंट्री हुई, चुपचाप लेकिन प्रभावशाली ढंग से। अकबर ने जब भारत को एकीकृत किया तो उसने व्यापार को धर्म नहीं बल्कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा। उसने जजिया टैक्स खत्म किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके बाद मारवाड़ी व्यापारी निकल पड़े, दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, पटना, यहां तक कि काबुल तक। वे कपड़े, मसाले, अनाज, सोना चांदी और प्रेशियस स्टोन्स का व्यापार करते थे। कई मारवाड़ी घराने तो मुगल खजाने के ऑफिशियल मनी लेंडर्स बन गए, जिन्हें कहा जाता था सराफस। कहा जाता है, जब भी अकबर कोई नया कैंपेन शुरू करता तो सबसे पहले बुलाया जाता था सेठ जी को, क्योंकि साम्राज्य की तलवार को चलाने के लिए तराजू का संतुलन जरूरी था। मारवाड़ी ने बनाया एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से भी ज्यादा एफिशिएंट था। इरफान हबीब ने लिखा, द मारवाड़ीज एंड जैन बैंकर्स क्रिएटेड अ वेब ऑफ क्रेडिट दैट कनेक्टेड एवरी मुगल सिटी। यानी मुगल साम्राज्य का हर ट्रांजैक्शन किसी न किसी मारवाड़ी हवाले से होकर गुजरता था।
मारवारीज ने अपने व्यापार को केवल लोकल मार्केट्स तक सीमित नहीं रखा। वे मुगल एम्पायर के हर रूट पर सक्रिय थे। राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से लाहौर और आगे काबुल तक। इन रास्तों पर ऊंटों के काफिले चलते थे जो सोना चांदी, मसाले, कपड़े और अफगानी घोड़े तक लाते थे। मारवाड़ी व्यापारी इन रूट्स को कंट्रोल करते थे। उनका काम केवल व्यापार करना नहीं था, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करना था। मारवारीज ने बिजनेस के साथ सोसाइटी में भी अपनी जगह बनाई। वे स्थानीय भाषा सीखते, स्थानीय पहनावा अपनाते, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोते थे। आगरा में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, कलकत्ता में हवलदारों की हवेलियां बनी, और इन सब के बीच मारवाड़ी संस्कृति का एक अनोखा ब्लेंड दिखाई दिया, जहां धर्म और धन दोनों साथ चलते थे। मारवाड़ी व्यापारी अकबर के सुल-ए-कुल यानी यूनिवर्सल टॉलरेंस के सिद्धांत से प्रभावित थे। उनका व्यापार हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के साथ चलता था। उनके लिए ग्राहक ही भगवान था। मुगल काल के अंत तक मारवाड़ी भारत के सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस क्लास बन चुके थे। उनकी पहचान अब केवल राजस्थान तक सीमित नहीं थी। वे बंगाल, दिल्ली, गुजरात और दक्षिण तक फैल चुके थे। लेकिन इतिहास की हवाएं बदल रही थीं। अब हिंदुस्तान में कदम रख चुका था एक नया साम्राज्य, जो सिर्फ राज नहीं बल्कि कंट्रोल चाहता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस नए दौर में भी मारवाड़ी पीछे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की इकोनॉमी में भी अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। साल था 1700 के आसपास। मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर था और बंगाल बन चुका था भारत का आर्थिक पावर हाउस। यहीं से उठे थे मारवाड़ी, जैन, ओसवाल समुदाय के सबसे ताकतवर व्यापारी, जिन्होंने भारत की बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम को पूरी तरह नियंत्रित किया था। इसी नामों में से एक नाम जगत सेठ का भी आता है। जगत सेठ का असली नाम था सेठ फतेह चंद, और उनका परिवार मूल रूप से नगौर, राजस्थान का था। वे वहां से पहले पटना और फिर मुर्शिदाबाद, बंगाल आ बसे, जहां उन्होंने एक ऐसा वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया जिसने पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित किया। जगत सेठ का मतलब होता है द बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। ये उपाधि उन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दी थी, जब उन्होंने मुगल खजाने को बचाने के लिए लाखों रुपए का कर्ज दिया। साल था 1757। जगह बंगाल। मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था और अब बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चल रहा था राजनीतिक तनाव। कंपनी चाहती थी कि बंगाल उनके प्रभाव में आए। सिराज उद दौला चाहता था कि अंग्रेज देश से बाहर जाएं, और इन दोनों के बीच खड़ा था एक आदमी, जगत सेठ। इतिहासकार थॉमस टिम्बर ने अपनी किताब द मारवाड़ीज फ्रॉम जगत सेठ टू द बिरलाज में लिखा है, द फेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉलोनी वाज डिसाइडेड नॉट बाय स्वॉर्ड्स बट बाय सिल्वर। जगत सेठ, मीर जाफर और कुछ बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक सीक्रेट डील की। उन्होंने कंपनी को आर्थिक सहायता दी, जिसके बदले उन्हें मिला राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण। फिर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ये जीत सैन्य शक्ति की नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की जीत थी। कहा जाता है कि जगत सेठ ने क्लाइव को 3 लाख पौंड दिए ताकि युद्ध में उसका खर्चा चल सके। कंपनी जीत गई, सिराज हार गया और बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक आधार बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि विश्वासघात की भी है। कुछ साल बाद जब ब्रिटिशों ने बंगाल पर पूरी पकड़ बना ली तो जगत सेठ के इन्फ्लुएंस को खतरा लगने लगा। 1763 में मीर कासिम के आदेश पर जगत सेठ और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। उनका अपार धन लूटा गया और उनका नाम धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दब गया। लेकिन उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो ब्रिटिश एरा की इकोनॉमी की नींव बन गया। अब कहानी मुड़ती है कलकत्ता की ओर। प्लासे के बाद अंग्रेजों ने अपनी राजधानी यहीं बनाई और मारवाड़ीज अपने शार्प बिजनेस सेंस के साथ कलकत्ता पहुंच गए। 18वीं और 19वीं सदी में यहां उभरे कई प्रसिद्ध मारवाड़ी परिवार, बिरला, पोद्दार, सिंघानिया, गोएंका, जलन, बजोरिया, दालमिया और लोहिया। उन्होंने शुरुआत की थी कॉटन, जूट और ओपियम के व्यापार से। कई लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स को फाइनेंशियल एजेंट के रूप में सेवाएं देते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कंपनी से सीखा और खुद इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाना शुरू किया। ब्रिटिश ने जो भी सिस्टम बनाया, मारवाड़ीज ने उसे और एफिशिएंट बना दिया। कंपनी को माल चाहिए था, मारवाड़ीज ने सप्लाई चेन बना दी। कंपनी को टैक्स चाहिए था, मारवाड़ीज ने रेवेन्यू कलेक्शन संभाल लिया। कंपनी को बैंकिंग चाहिए थी, मारवाड़ीज ने क्रेडिट नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये वो दौर था जब ट्रस्ट, नेटवर्क और सेविंग्स माइंडसेट मारवाड़ी कम्युनिटी की पहचान बन गए थे। वे कम खर्च करते, ज्यादा बचाते और हर प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते थे। उनके लिए पैसा स्टेटस नहीं, स्टेबिलिटी था। 19वीं सदी के अंत तक जब अंग्रेज भारत में उद्योग स्थापित कर रहे थे तो मारवाड़ीज ने भी फैक्ट्री कल्चर को अपनाया। जीडी बिरला ने 1919 में बिरला ब्रदर्स लिमिटेड की स्थापना की। उनका परिवार मूल रूप से पिलानी, राजस्थान से था, लेकिन उनका कारोबार फैल चुका था, बॉम्बे से लेकर कलकत्ता तक। बिरला ने शुरुआत की थी जूट और कॉटन से, फिर उन्होंने एल्यूमिनियम, सीमेंट एंड फाइनेंस में कदम रखा। इसी तरह दालमिया ग्रुप और सिंघानिया ग्रुप ने भी ब्रिटिश इंडस्ट्रियल मॉडल को भारतीय रंग में ढाला। ब्रिटिश एरा में एक दिलचस्प मोड़ आया
जब कुछ मारवाड़ी फैमिलीज ने अंग्रेजों की नीतियों का खुलकर विरोध किया। जमनालाल बजाज, जो खुद एक मारवाड़ी व्यापारी थे, महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगी बन गए। उन्होंने अपना धन स्वदेशी मूवमेंट में लगा दिया। उन्होंने कहा था, बिजनेस इज नॉट जस्ट प्रॉफिट, इट्स पेट्रियोटिज्म, यानी धंधा सिर्फ प्रॉफिट नहीं, देशभक्ति भी है। बिरला परिवार ने भी कांग्रेस को आर्थिक सहायता दी। गांधी जी अक्सर बिरला हाउस दिल्ली में ठहरते थे। ये वही जगह है जहां उनकी हत्या हुई थी। 1947 में भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हुआ, लेकिन मारवाड़ी साम्राज्य शुरू हुआ। उन्होंने भारत की नई अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी। आरबीआई की 1950 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 60% प्राइवेट इंडस्ट्रियल कैपिटल मारवाड़ी परिवारों के पास था। उन्होंने न केवल बिजनेस को सस्टेन किया, बल्कि नई पीढ़ी को भी सिखाया कि रोजगार केवल नौकरी से नहीं, सोच से पैदा होता है। जगत सेठ की हत्या से लेकर जीडी बिरला के उद्योग तक ये यात्रा केवल धन की नहीं थी, ये थी सर्वाइवल की कहानी, जहां हर युग में बदलते साम्राज्य के साथ एक समुदाय खुद को ढालता गया और हर बार पहले से भी मजबूत होकर लौटा। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई थी, तो देश एक नए युग में कदम रख रहा था। राजनीति से लेकर समाज तक हर तरफ बदलाव की हवाएं चल रही थीं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियां आसान नहीं थीं। युद्ध की थकावट, विभाजन की त्रासदी और एक नए देश को फिर से खड़ा करने की चुनौती। ऐसे में कई व्यापारियों के लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। मारवाड़ी समुदाय ने इस नए दौर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। हमने मुगल और ब्रिटिश युग में जैसे बदलाव देखे, अब हम नए भारत में क्या करेंगे? ये सवाल उन्होंने खुद से पूछा। कुछ परिवारों ने सोचा, आजादी के बाद तो लाइसेंस राज, नियंत्रित अर्थव्यवस्था आएगी, सरकारी नियम बढ़ेंगे, दूसरी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। लेकिन मारवाड़ीज की खास बात यह रही कि उन्होंने एडेप्टेशन करना सीखा था, जोखिम को मौका बना लिया। उसी लेख में इंडिया टुडे ने लिखा था, नियरली एवरी थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय द मारवाड़ीज। यानी अनेक व्यापार की थियरीज जो किताबों में थी, मारवाड़ीज ने उन्हें उलट कर दिखाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे चयनित बल्कि लगातार स्थिरता के साथ सफलता मिल सकती है। आजादी के बाद भारत ने सामाजिक आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया। भूमि सुधार, बैंकिंग सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र का उदय और नियमन की नीतियां। इस पोस्ट स्वतंत्रता दौर में मारवाड़ी फर्मों ने यह निर्णय लिया कि अब सिर्फ व्यापारी नहीं, उद्योगपति बनने का समय आ गया है। 1950-1960 के दशक में भारत में लाइसेंस राज का युग था। कंपनियों को उद्योग खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने पड़ते थे। चैनलिंग सीमित थी, बाहरी पूंजी और विदेशी कंपनियों का प्रवेश नियंत्रित था। यह स्थिति मारवाड़ियों के लिए चुनौती थी। उन्होंने विदेशों से आने वाले रॉ मटेरियल्स और मशीनरी का उपयोग किया और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाए। 1991 में भारत ने अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया। विदेशी निवेश, निजीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने स्वरूप बदल दिया। मारवाड़ी समुदाय ने इस अवसर को भी पकड़ा। उन्हें पता था कि अब सिर्फ देश में व्यापार करना ही नहीं, बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन में होना जरूरी है। पारंपरिक ट्रेडिंग से हटकर इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स तक पहुंचे। डेटा बताता है कि इस समुदाय के लोग न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सक्रिय हुए। कहते हैं कि वक्त बदलता है, लेकिन सोच वही रहती है। और यही बात मारवाड़ी समुदाय पर बिल्कुल फिट बैठती है। 21वीं सदी के भारत में जब डिजिटल रेवोल्यूशन, स्टार्टअप्स और ग्लोबल मार्केट की लहर चली, तब भी इस समुदाय की बिजनेस फिलॉसफी वही रही, कम खर्च, ज्यादा निवेश और भरोसे पर व्यापार। आज भारत की टॉप 100 सबसे बड़ी बिजनेस फैमिलीज में लगभग 45% मारवाड़ी हैं। बिरला, बजाज, गोयनका, दालमिया, सिंघानिया जैसे नाम सिर्फ परिवार नहीं है, बल्कि एक युग के प्रतीक हैं। और आश्चर्य की बात यह कि देश के टॉप बिजनेस टाइकून्स जैसे कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल और हर्ष गोयनका, सभी की रूट्स उसी राजस्थान के मारवाड़ और शेखावाती क्षेत्र से जुड़ी है। मारवाड़ी समुदाय सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। आज दुबई, सिंगापुर, केन्या, लंदन और हांगकांग में भी हजारों मारवाड़ी परिवार सफल बिजनेस चला रहे हैं। अब बात करते हैं न्यू जनरेशन मारवाड़ीज की। आज के युवा मारवाड़ीज केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, वे टेक स्टार्टअप्स, फाइनेंस एप्स, रियल एस्टेट इनोवेशन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में भी उतर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए रितेश अग्रवाल की कंपनी ओयो रूम्स ने छोटे शहरों के होटलों को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। हर्षिल माथुर ने रेजर पे से फाइनेंस टेक्नोलॉजी में विश्वास और सुविधा का संगम बनाया। इन सब की बिजनेस सोच कहीं ना कहीं वही पारंपरिक मारवाड़ी डीएनए रखती है। तो आखिर मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी किन 3 प्रिंसिपल को फॉलो करती है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है? आइए जानते हैं। मारवाड़ी समाज में ट्रस्ट केवल एक शब्द नहीं, ये उनकी मुद्रा है। जब कोई नया व्यापारी किसी शहर में जाता था तो उसके पास न बैंक होता न कोलैटरल, लेकिन एक चिट्ठी होती किसी पुराने व्यापारी की, जिसमें लिखा होता, भेजा है हमारा आदमी, भरोसेमंद है। बस उस एक लाइन पर उधार मिल जाता था और बिजनेस शुरू।
यही ट्रस्ट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आज भी मारवाड़ी व्यापार का दिल है। मारवाड़ी बिजनेस का दूसरा सिद्धांत है कमाओ पर फिजूल मत उड़ाओ। उनके लिए मुनाफा तब तक असली नहीं होता जब तक वो बचत में बदल ना जाए। मारवाड़ी परिवार अपने खर्चों को बेहद नियंत्रित रखते हैं। जहां दूसरे नए उद्योगपति बड़े बंगले, कारें या आलीशान दफ्तरों पर खर्च करते हैं, वहीं मारवाड़ी व्यापारी उस पैसे को फिर से बिजनेस में लगाते हैं। वो जानते हैं शोहरत कमाने से ज्यादा मुश्किल है टिके रहना, इसलिए वो दिखावे से ज्यादा टिकाऊ पूंजी पर ध्यान देते हैं। बचत उनके लिए केवल आर्थिक नीति नहीं, एक संस्कार है। जो 10,000 कमाता है ना जी मारवाड़ी, वो 12,000 की सेविंग करता है, पता नहीं कैसे करता है। पहली बात तो 10,000 में 12,000 इसलिए बचा देते हैं कि हम कमाते तो 20,000 है, बताते 10,000 ही है। तीसरा सिद्धांत है नेटवर्क और रिश्ते। मारवाड़ी समाज में बिजनेस और रिलेशनशिप अलग अलग चीजें नहीं है। उनके लिए व्यापार ही रिश्ता है और रिश्ता ही व्यापार। हर शादी, हर उत्सव, हर यात्रा एक नए नेटवर्क की शुरुआत होती है। एक ही गांव से निकलकर अगर कोई परिवार दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई पहुंच जाए, तो भी वो एक दूसरे से सप्लाई चेन की तरह जुड़े रहते हैं। कई बार तो पूरी कम्युनिटी एक इनफॉर्मल बैंक की तरह काम करती है। कोई घाटे में है तो दूसरे मदद करते हैं, कोई संकट में है तो बिना कागजी प्रक्रिया के फंड मिल जाता है। आज जब हम किसी बड़े इंडस्ट्रियल हाउस, किसी स्टॉक मार्केट लिस्टिंग या किसी नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप का नाम सुनते हैं, तो बहुत बार उसके पीछे एक ही नाम झलकता है, दी मारवाड़ीज। रेत से उठी ये कहानी आज आसमान तक जा पहुंची है। कभी ऊंट के काफिलों के साथ व्यापार करने वाला एक व्यापारी समाज आज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। उन्होंने कभी सरकार से शिकायत नहीं की, कभी हालात को दोष नहीं दिया, बस एक ही काम किया, मौका ढूंढा और मेहनत से उसे सोना बना दिया। मारवाड़ी समुदाय ने हमें यह सिखाया है कि अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसके पास सोचने का सबसे अलग तरीका हो। और आज जब भारत एक न्यू इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है, तो एक सवाल हर भारतीय के मन में उठना चाहिए, क्या हमारे अंदर भी वो मारवाड़ी माइंडसेट है? क्या हम भी अपने रिस्क को मौके में बदल सकते हैं? क्या हम भी अपने नाम को ट्रस्ट बना सकते हैं जैसे उन्होंने बनाया? अगर आपको भी लगता है कि इस देश की असली ताकत सिर्फ सरकारों में नहीं, बल्कि ऐसे मेहनती सोचने वाले लोगों में है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि बिजनेस सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक सोच है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर लौटेंगे भारत के ऐसे ही अनसुने अध्याय लेकर, जहां इतिहास और प्रेरणा साथ चलते हैं।